Hello everyone, this is the part 3 for chapter number 3 genetics class 10th। इसमें हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पिछले वीडियो में हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रेसेसिवनेस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डिस्कस किया था। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं वो F1 जनरेशन में बाहर आते हैं और रेसेसिव नहीं आते हैं। फिर जब F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज कराया जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो कैरेक्टर पेरेंट में थे, जैसे पेरेंट अगर ड्रॉप था तो वो F2 जनरेशन में बाहर आ जाता है। मतलब एलिलीज क्या होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम बात करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। ठीक है, तो उसको समझने से पहले आपको ये समझना है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। डाई हाइब्रिड क्रॉस है इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्राइड्स, मतलब दो पेयर ऑफ कॉन्स्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर्स यहाँ पे लिए जाएंगे। ठीक है, जैसे एक क्या लिया जाएगा, किसी मटर का शेप लिया जाएगा, वो राउंड है कि रिंकल्ड है, मतलब राउंड मतलब एकदम गोल है या झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं उसके ऊपर। दूसरा मटर की जो शेप पॉड है उसका कलर लिया जाएगा कि वो ग्रीन है कि वो येलो है। तो अभी तक हम सिर्फ एक कैरेक्टर लेते थे, जैसे हमने हाइट लिया तो हाइट में दो एक्सप्रेशंस क्या हो गए, या तो वो लंबा है या तो छोटा है। अब हम हाइट के साथ साथ उसका कलर भी ले रहे हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो कि हम उसका शेप ले रहे हैं और कलर ले रहे हैं कि उसका शेप कैसा है और उसका कलर कैसा है। तो ये कॉन्स्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर्स कोई भी दो कैरेक्टर्स हो सकते हैं। आपकी बुक में जो दो कैरेक्टर्स लिए गए हैं वो कलर लिया गया है और शेप लिया गया है, तो उसी के बेसिस पे हम पढ़ेंगे। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इस वाले डाई हाइब्रिड क्रॉस से हमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पता चलेगा। और डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस बिटवीन द इंडिविजुअल्स, जिसके दो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको दो बातें और बताना चाहूँगी कि इस क्रॉस को करने से पहले मेंडल के दिमाग में दो क्वेश्चंस आए। ठीक है, मेंडल ने ये कहा वेदर द एलिलीज ऑफ टू डिफरेंट जीन्स आर ट्रांसमिटेड टुगेदर, मतलब जो दो डिफरेंट जीन के अलीज होते हैं वो जब हम क्रॉस करते हैं तो क्या एक साथ नीचे आते हैं। ठीक है, अब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ये जाना कि जो गैमीट्स हैं जब हम उसको क्रॉस करेंगे तो वो क्या एक साथ आएंगे। मतलब जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम दो अलग अलग कैरेक्टर्स लेंगे, उनके गैमीट्स जब नीचे आएंगे दूसरी जनरेशन के लिए तो क्या वो एक साथ आएंगे या फिर वो अलग अलग आएंगे। तो इसका जवाब हमको मिला डाई हाइब्रिड क्रॉस से। अभी जब हम इसको पढ़ेंगे तब आप इसको समझ पाओगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस इज a study of inheritance of two pair of constructing character in which a cross between two pairs of कॉन्स्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर इज मेड। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे इन्होंने क्या किए, दो अलग अलग कैरेक्टर्स लिए, एक सीड का शेप लिया, मानो एक क्या था, राउंड था, दूसरा रिंकल था। राउंड को इन्होंने कैपिटल आर आर से बताया और जो रिंकल था उसको स्मॉल आर आर से बताया। दूसरा कॉन्स्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर लिया सीड कलर, येलो को कैपिटल वाई वाई से बताया और ग्रीन को स्मॉल वाई से। ठीक है, मेंडल सेलेक्ट द प्योर ब्रीडिंग प्लांट फॉर टू पेयर। प्योर ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि वो सेल्फ फर्टिलाइज्ड हो के यहाँ तक के आए। तो येलो एंड ग्रीन लिया उन्होंने और दूसरा लिया राउंड एंड ये रिंकल। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, उसको ये भी कह सकते हो राउंड एंड रिंकल एंड येलो एंड ग्रीन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आपका क्रॉस आएगा वो उसमें आपका आंसर सेम ही होगा। ठीक है, मेंडल क्रॉस पॉलिनेटेड द प्लांट्स हैविंग येलो एंड राउंड विद द प्लांट्स हैविंग द ग्रीन एंड रिंकल। अब इन्होंने क्या किया, राउंड और येलो मतलब आर आर, ठीक है, मतलब कैपिटल आर ये क्या था, राउंड था, और कैपिटल वाई वाई ये क्या था, येलो था। इसको किसके साथ क्रॉस कराया मेंडल ने, ग्रीन स्मॉल आर आर और रिंकल्ड। ठीक है, सॉरी रिंकल्ड और ग्रीन। तो रिंकल को, क्योंकि ये राउंड है ना, तो छोटा वाला क्या हो जाएगा, रिंकल हो जाएगा, रिंकल। और ये क्या है, येलो है, तो छोटा वाला क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो इसको रिंकल्ड और ग्रीन से क्रॉस कराया, किसको, राउंड और येलो को रिंकल और ग्रीन से क्रॉस कराया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। या तो आपकी बुक में देखो ऐसे लिखा है तो ऐसे ही समझो, येलो एंड ग्रीन लिखा है यानी कि येलो कैपिटल वाई
एक सेकेंड। तो जो पहला उन्होंने लिया जो कि राउंड येलो और रिंकल ग्रीन था, उसको पैरेंट जनरेशन कहा गया। द सीड प्रोड्यूस टू बिलोंग टू F1 जनरेशन। तो उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स आए वो क्या थे, F1 जनरेशन थे। दीज ऑल सीड्स वर येलो एंड राउंड, ठीक है। और जो भी F1 जनरेशन आई वो कैसी थी, वो थी आपकी येलो एंड राउंड। मतलब जब पहला क्रॉस कराया गया किसके बीच में, राउंड एंड येलो, एक कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर, और दूसरा था आपका रिंकल्ड और ग्रीन, इनके बीच में। तो इनका जो क्रॉस हुआ तो जितनी भी सीड्स आई वो कैसी हैं भाई, ऑब्वियसली जो डोमिनेंट है वही आएगा। तो राउंड एंड येलो या येलो और राउंड आपका हो, ठीक है। इट मीन्स येलो सीड कलर इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो येलो कलर है वो ग्रीन के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है, एंड राउंड जो है वो रिंकल के ऊपर डोमिनेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आया प्लांट रेज फ्रॉम F1 बिलोंग टू द F1 जनरेशन। अब जो F1 जनरेशन के प्लांट्स थे इनको क्या कहा गया, इनको डाई हाइब्रिड्स कहा गया। डाई हाइब्रिड्स क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें दो कैरेक्टर्स थे। अब इन डाई हाइब्रिड्स का जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया गया, अब यहाँ पे उस लॉ को हम दिमाग में रखेंगे। कौन से लॉ को, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। तो जब पहली जनरेशन जो हमारे पास आई वो क्या थी, वो पहली जनरेशन तो हमारे पास जो आई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, एंड कैपिटल वाई स्मॉल आई। इसका मतलब क्या था, राउंड एंड येलो, ठीक है। राउंड और येलो आई थी, या येलो और राउंड कह लो, उसका उल्टा करके लिख लो। तो ये जो जनरेशन आई, अब इनके बीच में ऐसा ही एक और लेके इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराया जा रहा है। अब सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद हम देखेंगे कि F2 जनरेशन क्या आती है। और जो F2 जनरेशन आई उसी के बेसिस पे मेंडल ने क्या किया, अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बनाया। अब आपको याद होगा मैंने कहा था कि मेंडल ने दो क्वेश्चन पूछे थे। मेंडल ने ये कहा था, पहली पॉसिबिलिटी ये कही थी कि क्या एलिलीज जो होते हैं वो जो डिफरेंट जीन के एलिलीज हैं क्या वो एक साथ नीचे आते हैं। मतलब डिफरेंट जीन के एलिलीज का मतलब क्या है कि एक राउंड है, ठीक है, और दूसरा क्या है, येलो है। तो क्या ये नीचे ऐसे आएगा, राउंड येलो, और दूसरा क्या हो जाएगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन। क्या इस तरह से नीचे आएंगे, जो गैमेट्स बनेंगे वो ये बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी तरह से जो दूसरे वाले उसके बनेंगे उसके भी यही होंगे। तो अगर ये होता, ठीक है, अगर गैमेट्स ऐसे बनते, एक सेकेंड थोड़ा सा मुझे इसको इरेज करने का टाइम दीजिए। ओह शिट, मतलब अगर ये जो एक गैमेट्स थे, जस्ट अ सेकेंड, तो अभी देखो पहला जो हमारे पास आया है वो क्या है, जो F1 जनरेशन है वो राउंड और येलो है, ठीक है। अब हम इसके बीच में ऐसे ही एक और लेके क्रॉस करा रहे हैं। मतलब F1 जनरेशन हमारी आ गई है और अब हम F2 जनरेशन को क्रॉस करा रहे हैं। तो इनके गैमीट्स क्या एक साथ नीचे उतरेंगे, मतलब जो सेम एलिलीज जो डिफरेंट गैमीट्स हैं क्या वो एक साथ, तो ये क्या है, ये है राउंड, ये है येलो। तो क्या इसका गैमीट ऐसे बनेगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, फिर इसका हो जाएगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई, फिर ऐसे ही इधर कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। नहीं, ऐसा नहीं होता है गैमीट्स। मतलब मेंडल ने कहा कि पहली पॉसिबिलिटी ये है कि इस तरह के गैमीट्स बनेंगे, ठीक है। मतलब गैमीट्स हमारे पहले क्या होते, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अगर गैमीट्स हमारे ये होते पहली कंडीशन में, तो जब हम गैमीट्स का ही तो क्रॉस कराते हैं ना, तो हम इसका क्रॉस कराते हैं। इसका क्रॉस बनाने के लिए हम क्या करते, पनेट स्क्वायर बनाते। अब इधर के गैमीट्स हमारे क्या आए थे, अगर आपको याद हो तो आया था कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये फीमेल के गैमेट्स थे और मेल के गैमेट्स भी सेम थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ये हम F2 जनरेशन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ कही थी मेंडल ने कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी के बेसिस पे क्या बना, इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट बना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कैपिटल आर कैपिटल वाई ये बनता। फिर यहाँ क्या बनता, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये बनता।
ठीक है। फिर यहाँ बनता कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बनता। फिर इसी तरह से यहाँ पे सारे छोटे हो जाते। लेकिन ये तो क्या है, ये हमारी F2 जनरेशन है ना, F1 के गैमीट्स हमने ये बनाए और F2 ये आई। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हो तो जो F1 जनरेशन बनती है वो किस में बनती है, वो तो 9:3:3:1 के रेशियो में बनती है। यहाँ पे जो रेशियो आया वो 3:1 का आया। तो यानी कि पहली पॉसिबिलिटी जहाँ पे ये कहा गया था कि एलिलीज जो डिफरेंट जीन्स के हैं वो एक साथ नीचे आते हैं, नहीं, वो नहीं आते हैं। तो रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग ये जो पहली पॉसिबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि जो ओरिजिनल रिज़ल्ट होते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के वो काफ़ी बड़ा होता है। वो होता है आपका, उसमें 9:3:3:1 का रेशियो आता है। ठीक है, मतलब आपका पनेट स्क्वायर बनेगा, उसमें 16 ब्लॉक्स होने चाहिए। तो सेकंड पॉसिबिलिटी जो मेंडल ने कही थी, मेंडल ने ये कहा था कि एलिलीज ऑफ 2 डिफरेंट गैमीट्स आर ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली। मतलब वो जो गैमीट्स नीचे आएंगे F2 जनरेशन में वो एक साथ नहीं आएंगे। वो ज़रूरी नहीं है कि एक साथ आएँ, वो अपने अलग अलग सेग्रीगेट होके, इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब देखो, कंफ्यूज मत हो, जो हमने सबसे पहला किया था, अभी हम लोग डायग्राम के साथ भी देखेंगे। यहाँ पे देखो, ये क्या था, राउंड और येलो प्लांट हमने लिया, ठीक है, और ग्रीन और रिंकल्ड हमने लिया। ठीक है, तो येलो और राउंड उल्टा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो येलो और राउंड एंड ग्रीन और रिंकल। जब इसका पहला जो F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन क्या आई, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, उल्टा करके, राउंड राउंड। ठीक है, पहली जनरेशन हमारी यही आई थी अभी जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था, पहली जनरेशन। इसको हम सेल्फ फर्टिलाइज कर रहे हैं इसी से। ठीक है, ऐसे जब हम इसको सेल्फ फर्टिलाइज कर रहे हैं तो इसके जो गैमीट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो ऐसे बनेंगे कि जो ये पहला वाला आर है ये पहले आपका पेयरिंग करेगा वाई से, ठीक है, उसके बाद यही पेयरिंग करेगा स्मॉल वाई से। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैमीट्स इंडिपेंडेंटली नीचे आएंगे। फिर ये छोटा वाला स्मॉल कैपिटल वाली वाई से करेगा, फिर छोटा वाला इस वाली वाई से करेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी होगा। तो जब ये क्रॉस आपका बनेगा तो आपके पास जो गैमीट्स बन के आएंगे, या अगर मैं आपकी बुक में जैसा लिखा है आपको उसके हिसाब से समझाऊँ, जस्ट अ सेकेंड, आपकी बुक में लिखा है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसका मतलब क्या है कि कैपिटल वाई कैपिटल आर से जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर पहला गैमीट, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर से जाएगा, यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर से, मतलब स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर से, तो स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो अगर आप अभी अपनी बुक में देखोगे तो आपके गैमीट्स यही हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है, और स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब गैमीट्स नीचे उतरेंगे तो वो एक साथ नहीं उतरेंगे। ठीक है, पहली वाली में क्या था कि सिर्फ कैपिटल 2 क्रॉसेस हो रहे थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 2 क्रॉसेस हों, वो 4 गैमीट्स बनाएंगे, वो इंडिपेंडेंटली नीचे की तरफ उतरेंगे। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको और समझने की कोशिश करते हैं। अब जो इसका जो रिज़ल्ट आता है वो क्या आता है, एक सेकेंड, तो इसका जो रिज़ल्ट आता है वो क्या आता है, 9:3:3:1 के रेशियो में आता है। मतलब अब आपको ये समझ में आ गया कि हमने 2 कैरेक्टर्स लिए थे, वो उसके गैमीट्स थे, उनका जो पहली जनरेशन आई, उनकी पहली जनरेशन ये आई। पहली जनरेशन कैसे आई थी, हमने क्या किया था, राउंड और आर, जो हमने येलो और राउंड लिया, इन दोनों के बीच का जो क्रॉस कराया उसमें हमें ये वाला मिला। ठीक है, फिर ये वाला जब मिला
तो इसका इसी के साथ क्रॉस करवाया, ठीक है, इसको इसी वाले एक और के साथ हमने जब क्रॉस कराया, सेल्फ फर्टिलाइज़ किया, तो हमारे पास ये सारे गैमेट्स आ गए। अब जब हमारे पास ये सारे गैमेट्स आ गए तो हमने पनेट स्क्वायर में लिख दिया। अब जब आप पनेट स्क्वायर में लिखोगे तो आप देखोगे कि 9 कैसे आएंगे, जो 9 होंगे वो आपके आएंगे राउंड एंड येलो। तो येलो राउंड जिसमें भी वाई कैपिटल है और आर कैपिटल है वो सब क्या है, येलो राउंड 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 येलो राउंड। तो 9 आपके येलो और राउंड होंगे। इसी तरह से राउंड एंड ग्रीन, तो राउंड एंड ग्रीन 3 आपके क्या होंगे, राउंड एंड ग्रीन होंगे। तो राउंड एंड ग्रीन कौन से होंगे, जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल वाई होगा। तो ये आपके होंगे राउंड एंड ग्रीन 3। इसी तरह से 3 होंगे आपके स्मॉल आर और कैपिटल वाई वाले। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई जो कि है रिंकल एंड येलो, स्मॉल आर रिंकल येलो रिंकल येलो रिंकल येलो। तो 3 ये हो गए और लास्ट आपका एक बचेगा जो कि होगा रिंकल एंड ग्रीन। तो ये किस में आ जाएंगे, 9:3:3:1 के रेशियो में। तो एलिलीज यहाँ पे दिए हुए हैं जिससे रिप्रेजेंट किया गया है, येलो को वाई, ग्रीन, रिंकल, ये सब आपको ध्यान रखना है, उसी के बेसिस पे हमको क्रॉस करना है, ठीक है। तो अब ये आपका आ गया कि इससे क्या पता चला मेंडल को कि फ्रॉम दीज रिजल्ट मेंडल कंक्लूडेड दैट ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स फैक्टर फॉर ईच कैरेक्टर सेग्रीगेट, मतलब हर कैरेक्टर से क्या होंगे, जो फैक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाएंगे एक इंडिपेंडेंट यूनिट के तरह, ठीक है। वो एक साथ नीचे नहीं आएंगे, वो अलग अलग नीचे आएंगे। जैसे अभी हमने देखा कि सारे गैमेट्स क्या हो गए, अलग हो गए, सेग्रीगेट हो गए। तो वहीं से हमारा क्या बना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बना। और इसी के बेसिस पे मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल्स ने क्या करे, अपने तीनों लॉ बनाए। यहाँ पे अगर आप देखो तो फिनोटाइपिक रेशियो येलो राउंड, येलो रिंकल, ग्रीन, ये सब इसके रेशियो दिया हुआ है। इसी तरह से जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, मतलब कैपिटल वाई कैपिटल आर कितने हैं, कैपिटल वाई स्मॉल, अलग अलग जितने भी होंगे वो उसका जीनोटाइपिक रेशियो बना देंगे। तो यहाँ पे आपका पूरा जीनोटाइपिक रेशियो लिखा है, वो आप देख सकते हो। इसी के बेसिस पे मेंडल ने अपने तीनों लॉ दिए जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रेसेसिव, जो कि हम अभी डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। अब एक बार हम इसको और इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि इसकी थ्योरी क्या कहती है। So law of dominance and recessive state that out of a pair of constructing character present only जो dominant होगा वही शो करेगा, जो recessive होगा वो एक्सप्रेस नहीं होगा, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है। फिर आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इसका मतलब है कि गैमीट्स क्या होते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं F2 जनरेशन में। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट व्हेन अ पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर इज ब्रॉट इन अ हेट्रोजाइगस है, हाइड्रोजाइगस का मतलब क्या है, F1 जनरेशन को जब क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। सो द 2 मेंबर ऑफ एलिलिक पेयर रिमेन टुगेदर विदाउट ब्लेंडिंग, तो वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। इन दीज F1 गैमीट्स 50% ऑफ गैमीट्स ऑफ ईच पेरेंट्स हैव डोमिनेंट, आधे क्या हो जाते हैं, डोमिनेंट हो जाते हैं और आधे क्या हो जाते हैं, रेसेसिव हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, टॉल अलग हो जाएंगे, ये वाले अलग हो जाएंगे और ड्रॉप वाले अलग हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। उसके बाद हम आते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। तो जो हमने अभी पढ़ा, व्हेन मतलब जब हम 2 कंस्ट्रक्टिंग पेयर लेते हैं तो वहाँ पे सेकंड जब हम उसका क्रॉस कराते हैं तो जो एलिलीज होते हैं डिफरेंट गैमीट्स के वो अलग अलग ट्रांसमिट होते हैं, नीचे जब उतरते हैं तो इंडिपेंडेंटली उतरते हैं, ठीक है, ब्लेंडिंग नहीं होती है उनमें, अलग अलग हो जाते हैं। उसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये हमारा हो गया आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद है एप्लीकेशन क्या है मेंडल्स लॉ की, तो हैव हेल्प इन conducting the control experiment and to study the mechanism of inheritance, जो इनहेरिटेंस के कैरेक्टर्स हैं इसको स्टडी करने में मदद किया मेंडल्स के लॉज ने। Mendel's work formed the basis of modern genetics. It helped in understanding the pattern of inheritance variation, including in humans. These laws were also helpful in the identification of various
हेरिडिटरी डिजीज़ेस, अभी आगे आप पढ़ोगे कि कैसे इन क्रॉसेस की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि जो हेरिडिटरी डिजीज़ेस पास ऑन होती हैं वो कैसी होती हैं। मेंडलिन प्रिंसिपल्स आर यूज इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर द गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब यहाँ पे डिफरेंसेस दिए हुए हैं, डोमिनेंट जीन्स क्या है, रेसेसिव जीन्स क्या है, F1 जनरेशन क्या होती है, F2 जनरेशन क्या होती है, तो ये सब हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद चेक पॉइंट 2 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इनहेरिटेंस ऑफ हाउ मैनी कैरेक्टर्स इज स्टडीज़, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम कितने कैरेक्टर्स लेके स्टडी करते हैं आप सबको पता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। विच 2 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स डिड मेंडल यूज़, कौन से मेंडल ने 2 कैरेक्टर्स लिए, इतनी देर से हम वही डिस्कस कर रहे थे। फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, ये भी हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस में डिस्कस किया है। विच वन ऑफ द टू इज़ डोमिनेंट, येलो कलर ऑफ द सीड और द ग्रीन कलर, दोनों में से कौन सा डोमिनेंट है आपको पता है। कमेंट सेक्शन में मुझे सारे आंसर चाहिए हैं। गिव द फिनोटिपिक रेशियो इन द F2 जनरेशन, और डाईहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशियो है वो काफ़ी आसान है, वो आप दे सकते हो। जीनोटिपिक रेशियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो फिनोटिपिक रेशियो काफ़ी पूछा भी जाता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि अब आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर एक अलग से वीडियो वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करते हुए डाईहाइब्रिड क्रॉस का आपके लिए अपलोड कर दूँगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।